अ, सभी को मेरा नमस्ते। मैं नीरज यादव, ठाणे महाराष्ट्र से हूँ और गत 8 वर्षों से वैदिक शिल्प संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज शिल्प सप्ताह कार्यक्रम का दूसरा दिवस है। प्रथम दिवस के कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अतिथि, सदस्य और श्रोताओं का हार्दिक आभार। आशा है कि कार्यक्रम के आगे के व्याख्यानों में भी आप सभी इसी उत्साह के साथ जुड़े रहेंगे। आज के विशेष अतिथि श्री प्रफुल्ल भाई पांड्या जी हैं, जो कि ज्वाइन किए हैं और महुआ तहसील भावनगर जिला गुजरात से हैं। उनका एक परिचय देना चाहूँगा। शाश्वत संस्कृति प्रतिष्ठान संस्थान के प्रमुख हैं। इस संस्थान के द्वारा प्राचीन भारतीय शास्त्रों के आधार पर संस्कृत भाषा में कृषि, विज्ञान, तकनीकी और वाणिज्य पाठ्यक्रम का निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में इस पाठ्यक्रम को आधार कर विद्या केंद्र निर्माण करने के कार्य में लगे हैं। इस कार्य हेतु आप पिछले 20 वर्षों से समग्र भारतवर्ष का प्रवास कर भारतीय विद्याओं के में कार्यरत विद्वानों को संपर्क किए हैं। इसके साथ ही भारतीय कृषि पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर आपने सोमनाथ, पुणे और मेलुकोटे, कर्नाटक तथा विज्ञान व तकनीकी विषय पर नागपुर में अलग-अलग संस्थाओं के साथ मिलकर संगोष्ठियों का आयोजन कर विद्वानों के कार्यों का संकलन किया है। आपके इस कार्य के कारण भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय पाठ्यक्रम समिति में आप 2012 से लेकर 2017 पर्यंत में विशेष आमंत्रित विद्वान के रूप में सहयोग किए हैं तथा आज भी इस कार्य में मार्गदर्शक के रूप में प्राचीन भारतीय विद्याओं के पुनर्स्थापना हेतु कार्यरत हैं। श्री प्रफुल्ल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान में जैसा कि आपको ज्ञात है, आचार्य रविंद्र जी के द्वारा होगा। मैं उनका भी परिचय देना चाहूँगा। आचार्य जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी से बीटेक और एमटेक करने के पश्चात वैदिक राज्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूर्ण जीवन का व्रत लिया है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आपने रोजड़ आदि गुरुकुलों से 6 दर्शनों और 6 वेदांग, जिसमें शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष आते हैं, इनका अध्ययन किया है। आप कौटिल्य अर्थशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा को स्थापित करने के उद्देश्य से वैदिक ग्राम योजना के अंतर्गत गुरुकुल स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। यह गुरुकुल भारत के केंद्र बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती प्रांत हमीरपुर जिले में है। वैदिक ग्राम योजना प्रकल्प शुद्ध शास्त्रीय परंपरा के आधार पर आत्मनिर्भरशाली ग्राम्य व्यवस्था स्थापित करना है। आचार्य जी को आमंत्रित करने से पहले आज के हमारे अशोक नेने जी का भी स्वागत करना चाहूँगा, जो अध्यक्ष के रूप में हैं। अधिक समय ना लेते हुए संचालन की एक सूचना, सभी स्वयं को म्यूट रखें और व्याख्यान के अंत में अपने प्रश्नों को स्वयं को अनम्यूट करके पूछें। अब आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आप प्रस्तुति आरंभ कर सकते हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्ते। आप सब जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीयों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आज भी कृषि ही है।
तो कृषि के विषय में अनेक शास्त्रों का उपलब्ध होना और बहुत लंबी और बहुत विस्तृत परंपरा होना भारत के लिए एक स्वाभाविक विषय है। भारत में आज जो विविधता है, जैव विविधता जिसको हम कह सकते हैं, अथवा जो फसल की जो विविधता है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। जलवायु की दृष्टि से देखेंगे, भूमि की दृष्टि से देखेंगे, फसलों की दृष्टि से देखेंगे, मौसम की दृष्टि से देखेंगे, तो इतनी विविधता के बीच जो बहुत अनेक प्रकार की जो कृषि पद्धतियां हैं, वो सारे आज भी काफी कुछ जीवित है। तो बहुत कुछ हम यदि उस परंपरा से जुड़े हो, ग्राम अथवा कृषि परंपरा से जुड़े हो, तो काफी कुछ हम जानते हैं। फिर भी हमारी परंपराओं की कई बहुत अच्छे विषय हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे ख्याल से मैं 8 बजे तक रखूँ ना अपना विषय। जी आचार्य जी, जी चलेगा। जी। तो सबसे पहले खेती यदि करना है तो भूमि की आवश्यकता है। तो भूमि के विषय में हमारे अनेक शास्त्रों में, साहित्य में उसके प्रकार उपलब्ध है। मुख्य रूप से 3 प्रकार माना गया है, अलग अलग प्रकार की क्लासिफिकेशंस है। एक तो है अनूप प्रांत कहते हैं, जो कि जल के समीप हो, यानी जो बहुत ज्यादा जहाँ नमी बना रहे, जो अ, पानी की मात्रा जमीन में पर्याप्त हो, नमी हर समय उपस्थित रहे, तो वो अनूप देश कहा जाता है। वहाँ नमी के कारण वहाँ के फसल अलग प्रकार की होंगे, जैसे नारियल वगैरह वहाँ बहुत अच्छे होंगे। कुछ है जांगल, जो कि जहाँ बहुत कम पानी है, यानी सूखापन ज्यादा है, वो जांगल प्रदेश है। वहाँ कुछ अलग प्रकार की फसल वहाँ बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ सामान्य प्रांत है जहाँ सामान्य रूप से पानी है, ना तो अधिक नमी है ना अधिक सूखापन है, वो साधारण माना जाता है। ये तो है जलवायु की दृष्टि से भेद। एक भूमि की जो अ, अपनी क्वालिटी की दृष्टि से जो भेद है, एक तो उर्वरा, जो बहुत अच्छे, जो काली मिट्टी जो कहा जाता है, जो बहुत अच्छा फसल जिसमें होता है, एक तो वो है। एक ऊषर भूमि है, जहाँ कोई फसल नहीं होता, पानी भी टिकता नहीं है, यानी पानी जमीन के अंदर जा नहीं सकता, एक वो है। और एक मरु प्रदेश, जहाँ बहुत ज्यादा बालू मिट्टी है, जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल जमीन का नहीं है, और पानी बहुत जल्दी उसमें खत्म हो जाता है। जितना भी पानी डाल लो जमीन सोख लेगा, और बहुत जल्दी सूख, यानी जमीन सूख जाएगा, ताकि पौधे को पानी हर समय उपलब्ध नहीं कर पाएगा। तो एक तो वो प्रदेश है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की, यानी वर्ण के कलर की दृष्टि से भी क्लासिफिकेशंस देखने में मिलता है। तो सभी प्रांतों का अपना अपना एक उपयोग है। हालांकि इसमें ऊषर भूमि में कोई खेती नहीं हो सकती, मरु प्रांत में भी कुछ प्रकार की फसल होते हैं, उर्वरा सबसे अच्छा है। बाकी जमीन जो है खेती के लिए कैसे होना चाहिए, बहुत अच्छा कैसे हो, इसके विषय में हमें काश्यप ऋषि के कृषि सूक्त मिलते हैं। फोटो शेयर कीजिएगा थोड़ा सा। भूमि कैसे हो, इसमें अनेक क्वालिटीज बताए गए हैं। उनमें से जो कुछ विशेष है, एक तो मिट्टी के अंदर कंकरी कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का, यानी जो जानवरों का अथवा मनुष्यों का जो हड्डी वगैरह अथवा पत्थर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए।
और जो कि जिसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अच्छे से हो, राग अथवा कुछ काले से हो तो बहुत अच्छा है। और जमीन बहुत गहरा ना हो, जहाँ पानी इकट्ठा हो सके उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। पानी अंदर आ भी जाए और निकास भी यानी बाहर निकल भी सके उस प्रकार का होना चाहिए। और जिसके अंदर बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो सके, यानी ऊपर जो है ना, कई बार पानी देने के बाद ऊपर बहुत पपड़ी जम जाती है कि वो बहुत स्ट्रांग होता है कि स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगा उसपे। जब अंकुरित होता है तो अंकुर बाहर नहीं निकल पाता ऊपर एक बार यानी सूखने के बाद, ऐसा ना हो। स्प्राउटिंग जिसमें अच्छा सा हो सके। और हल जोतने के लिए बहुत सरलता हो। और पानी को ग्रहण करने और संचित करने की क्षमता हो। कई बार जैसे ऊसर मिट्टी है, उसमें जितना भी पानी आए तो बह जाएगा, नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा ना हो। मिट्टी के अंदर पानी को अपने अंदर लेने की और अपने होल्ड करने की दोनों प्रकार की कैपेसिटी हो। और जिस जमीन पर पर्याप्त मात्रा में पशु पक्षी जो फसल के लिए उपयोगी है वो रहे, जो अनुपयोगी है वो ना रहे। विशेषकर पक्षियां, जो मांसाहारी पक्षियां हैं जो कीड़ों को खाते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में जमीन पे रहे। जो फसल को खाते वो पक्षियां ना रहे। उस प्रकार का जो जमीन है वो खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ऐसा काश्यप ऋषि का मत है। और उस क्योंकि जमीन अनेक प्रकार का है। वैसे भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार आज के दिन लगभग करीब 48% या कुछ इतना, 50 से कुछ कम, यानी आधा जमीन भारत का एरेबल अथवा कल्टिवेबल लैंड है, यानी जिसमें फसल हो सकता है। और भारत का जो फसल योग्य भूमि है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है भारत की जमीन का। आज भी बहुत अच्छा, बहुत जमीन का स्वास्थ्य डिटेरिएट हो गया उसके बाद भी आज भी बहुत अच्छी है। तो जो जमीन इस लायक है, खेती के लायक, उसी पे हमें खेती करना चाहिए। बाकी जो जमीन है उसको और भी अनेक प्रकार के कार्य है, जिसमें नगर का बसाना है अथवा जंगल बनाना है पूरा, इस प्रकार के कार्यों में और जमीन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार कृषि के योग्य जमीन को हमें तलाशना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसी पे खेती करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट। जल प्रबंधन के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा, हमारे कृषि शास्त्रों में सबसे एक मुख्य विषय जो चर्चित है वो जल संबंधी, यानी जल से जुड़ा हुआ सारा विषय। एक तो सबसे पहले वर्षा है। वर्षा का पूर्वानुमान को लेकर बहुत सी यानी बहुत से ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है, जैसे वराहमिहिर का बृहद संहिता में भी है, अथवा कृषि संबंधी अनेक शास्त्र है, जैसे काश्यप कृषि है अथवा पाराशर के कृषि शास्त्र है अथवा विश्ववल्लभ है। लगभग कृषि संबंधी सभी शास्त्रों में वर्षा कब आएगा, कितना ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, कैसे रहेगा, इस संबंधी ग्रह नक्षत्र आदि की पोजीशन तथा मेघों की पोजीशन, यानी मेघों के प्रकार। जैसे 4 प्रकार की मेघ बताए हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आवर्त, समावर्त, पुष्कर और द्रोण, 4 प्रकार की मेघ बताए गए हैं। तो किस समय कौन सा मेघ आए तो कितना पानी आएगा, और वो भी कौन सा साल में। जैसे 60 साल का चक्र आपको पता होगा, जो दक्षिण भारत के हैं उनको विशेष रूप से पता होता है। हर वर्ष का एक अपना नाम होता है और वो 60 वर्ष का वो चक्र है। तो कौन से साल में कौन से प्रकार का मेघ आने पे कैसे होता है इत्यादि काफी विस्तृत ऑब्जर्वेशंस हमारे पूर्वजों ने किया और उनको डॉक्यूमेंट किया। और उसके अनुसार वो अनुमान करते थे कि इस बार पानी ज्यादा होगा, कम होगा, उसी के अनुसार वे फसल करते थे। तो ये खरीफ जो क्रॉप है, और बल्कि रबी में भी बारिश से ही काम चल जाता है कई बार, क्योंकि सर्दियों में भी एक दो बारिश आ जाती है जिसमें अनेक प्रकार की जो फसल है
उसी से चल जाता है। ऊपर से सींचने की आवश्यकता कुछ ही प्रकार की क्रॉप्स में है, विशेषकर धान वगैरह इनमें। इसलिए हमें कभी वर्षा ना हो अथवा कुछ ऐसे क्रॉप्स जिसमें ऊपर से पानी देना अनिवार्य है, उनके लिए भूमिगत जल के विषय में भी प्रबंधन की आवश्यकता है। और उसमें ये भी बताया गया हमारे शास्त्रों में, राजा और महाराजाओं के लिए निर्देश दिया है कि पर्याप्त मात्रा में तालाब अथवा कुएं इत्यादि, नाला इत्यादि इनका प्रबंध करें। और इनका पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ होता था। हमारे साहित्य में नालाओं का बहना और उसमें से खेती करना इत्यादि काफी वर्णन है। कुएं तो आज भी बहुत बड़े बड़े कुएं हमें देखने में मिलते हैं। उससे जलगत यानी एक तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए है और दूसरा सिंचाई के लिए है, दोनों प्रकार से। और उसमें फ्लडिफिकेशन या फिरिगेशन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत सी जगह आज भी परंपरागत जो थे वो देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने काफी कुछ नष्ट कर दिया है, पर आज भी बहुत जगह हमें वो व्यवस्था देखने को मिल सकता है। तो जल प्रबंधन में जल कहाँ उपलब्ध हो सकता है, जैसे भूमि में कहीं कुआं खोदना हो तो कहाँ जल उपलब्ध हो सकता है, इसके विषय में भी काफी विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। जहाँ कुछ प्रकार के पौधे हैं, अथवा जिसको हम कहते हैं एंट हिल कहते हैं, पाम भी हिंदी में कहते हैं, तो वो जहाँ उपलब्ध होता है, अथवा और भी कुछ लक्षण उसमें बताए हैं, तो उस जगह पर जल मिलने की संभावना रहता, इस प्रकार का वर्णन है। तो जल प्रबंधन के विषय में हमारा यानी काफी एक जागरूकता थी, क्योंकि फसल जल के बिना नहीं हो सकता। इस कारण से जल संचय, वर्षा जल संचय विशेष रूप से इसके विषय में भी वर्णन है, यानी वर्षा जल को संचित करना चाहिए इस प्रकार का, और उसकी व्यवस्था को लेकर भी। आगे बीज के विषय में बहुत बीजों की प्रशंसा की गई है, और किस किस प्रकार की बीज हमें इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा एक लंबी सूची बनाया है। सामान्य जो फसल है उनके बीजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की पेड़ और पौधों की जो बीज है, जो सीधा सीधा फसल में उपयोगी नहीं है, यानी सीधा उनका फसल नहीं होता, किंतु उनके फसलों का यानी फसलों में वो किसी और प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। उस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्षों के बीजों को भी संचित करने का वर्णन मिलता है, और बीज बहुत अच्छे किस्म की हो तो इस बात का विशेष बताया गया है। वैसे बीज के विषय में एक छोटा सा कई मैंने सुना है एक किस्सा, एक छोटी सी यानी वास्तविक कहानी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है। एक गांव था जहाँ बहुत ज्यादा तरबूज होता था, जिसको वाटरमेलन कहते हैं अंग्रेजी में। तो बहुत ज्यादा वाटरमेलन होता था उस गांव में। तो वहां एक परंपरा थी, जब फसल आता था तो एक कोई अच्छा दिन देखकर उस दिन एक कंपटीशन यानी बच्चों के लिए एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती थी, जिसमें बच्चे कौन यानी निर्धारित समय में ज्यादा से ज्यादा तरबूज खा सकते हैं, ये प्रतियोगिता थी। तो बच्चों को खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरबूज, जो सबसे अच्छे तरबूज है फसल में से, वो दिया जाता था। बच्चे उसको फटाफट खाने के प्रयास करते थे, क्योंकि बहुत जल्दी खाना होता था। वो बीज थूकते थे और बाकी तरबूज खाते थे। तो इस प्रकार की वो परंपरा थी। तो किसी पीढ़ी में एक ऐसा यानी जो गांव की मुखिया है वो आयोजित करता था, और किसी पीढ़ी में एक ऐसा वो व्यक्ति आ गया जो कंजूस टाइप का था। उन्होंने सोचा कि ये वैसे ही बच्चों को फ्री में खिलाना है तो अच्छे क्यों खिलावे, सामान्य यानी बिल्कुल जो व्यापार के योग्य नहीं है उस प्रकार के खिला देंगे करके उन्होंने वो परंपरा बदल दी। पहले बहुत अच्छे खिलाए जाते थे।
तो उन्होंने परंपरा बदली, तो कुछ वर्षों के अंदर फसल बिल्कुल चौपट होने लगा। फिर सब मिलके देखा कारण क्या है, तो कारण ये समझ में आ गया। पहले जो बहुत अच्छे तरबूज होते थे उसको बच्चे खा के बीज थूकते थे, वो बीज वो आगे बोने के लिए रखते थे। जो बहुत अच्छा तरबूज जो पूरा पका और पूरा साइज का जो होता था, उसके बीज जो बच्चों ने छोड़ दिया, उनको आगे फसल बोने के लिए रखते थे। परंपरा वही थी कि जो उस प्रतिस्पर्धा में जो बीज बचेंगे वही आगे फसल बोने की। वो परंपरा वही रही, पर अच्छे फल की जगह बेकार फल खिलाने लगे तो उसके बीज भी बेकार थे। तो बीज बेकार थे तो आगे फसल बिगड़ने लगा। तो बीज रखते समय हमें ध्यान देना है कि फसल में जो सबसे अच्छे हैं उनको हमें बीज के रूप में रखना चाहिए, ना कि खराब। यानी फसल में ढूंढना पड़ेगा हमें। जैसे कोई सब्जी हो तो जो उस बहुत अच्छी सब्जी कौन सी है उसको छोड़ दो, वो बीज बन जाएगा। फिर इस प्रकार हम करते रहे, ये निर्देश हमें विशेषकर काश्यप कृषि सूक्त में मिलता है। इसी प्रकार सभी अनाजों में जो जो पौधा बहुत अच्छा है, जिसके अंदर ज्यादा बाल है इत्यादि, उनको हमें बीज के रूप में रखना चाहिए। तो ये निर्देश हमें मिलता है। इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बीज के प्रबंधन को लेकर राजा अथवा वो सस्याध्यक्ष होता है, उनको सीताध्यक्ष विशेष रूप से, उनके लिए निर्देश दिया गया है कि देश में किसी भी जगह पर बीज की कमी ना हो। क्योंकि कभी सामान्य किसान लापरवाही भी करे तो राज्य में कुछ अधिकारी होंगे जो बीज के प्रबंधन को लेकर ध्यान देंगे कि कभी कहीं बीज की कमी ना हो और अच्छे किस्म की बीज हर समय उपलब्ध रहे। ओ नेक्स्ट। कुछ अन्य खेती संबंधी विषय है, विशेषकर हमारे कृषि सूत्रों में धान को लेकर काफी ज्यादा वर्णन है कि धान की खेती कैसे करना चाहिए, खेत कैसे जोतना चाहिए। तो पानी देकर खेत जोतने का विधान है। खेत में पानी भरा रहे फिर जोते, फिर एक्स्ट्रा पानी निकाले, फिर उसमें पौधारोपण करे। तो एक्स्ट्रा पानी निकालने का मतलब बहुत ज्यादा पानी में पौधों को डुबा के रखने का पक्ष शायद नहीं था, पर पानी भर के रहने से पूरी जमीन अच्छी तरह से कीचड़ सा बन जाए, उसमें बीजारोपण करने इत्यादि का विधान है। और धान के अतिरिक्त अनेक प्रकार की जो अनाज है, जैसे कोदो है अथवा जौ है, गेहूं है अथवा तिलहन दलहन है, इन सब के लिए भी जोतने आदि का किस प्रकार करना चाहिए वो विधान है। और फसल काटना, किस समय फसल काटे, यानी फसल काटने का उपयुक्त समय क्या है। और फसल काटने से पहले आज भी हम परंपरा में देखते हैं, नवरात्रों में वो कुछ फसल जो है वो लाके उसकी पूजा वगैरह की जाती है। हमारी वैदिक परंपरा में नवसस्यष्टि की भी विधान है, जिसको हम चातुर्मास्य के अंतर्गत वो एक यज्ञ है जो कि कार्तिक मास में किया जाता है। तो वहाँ नया फसल का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से पहले पूजा आदि के द्वारा आरंभ करते हुए फसल काटना, तथा उसको फिर खलिहान का निर्माण, जहाँ एक खंभा गाड़ के चारों तरफ भूमि बिल्कुल लेवल करके उस पे गोबर की लिपाई करके उसमें फसल का जो थ्रेशरिंग जो कहते हैं वो करना इत्यादि, उस प्रकार का ये सारा वर्णन है ने। पूरा हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उस संबंधी वर्णन ठीक से है। उसके बाद किस समय उसको भंडार के अंदर रखा जाए, जिस समय नमी पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, हवा में फसल पूरी तरह से सूख चुका हो, उसके बाद उसको भंडारण में रखना है। उसके लिए उपयुक्त नक्षत्र ग्रह आदि कौन से हैं उनका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है शास्त्रों में। तो इस प्रकार जो भंडारित किया गया अनाज वो खराब नहीं होगा। वो आगे खाद के विषय में गोबर खाद की चर्चा आती है। गोबर खाद को सीधा प्रयोग ना करके खड्डे में
रखा जाए, फिर उसको निकाला जाए। दोनों के लिए यानी किस समय खड्डे में डाला जाए, किस समय निकाला जाए, ये भी समय निर्धारित है। तो उस प्रकार एक प्रकार से इसको आजकल हम कंपोस्ट करना कहते हैं। तो खड्डे में डाल के रखने से विशेष लाभ ये होता है कि गोबर में अनेक बार कई प्रकार की खरपतवार की बीज होता है, क्योंकि गाय पूरा जंगल में चरती है। जब पका हुआ घास खाता है अथवा कई पेड़ों की जो फलियां हैं, बबूल वगैरह, उनकी फलियों को खाता है, तो वो बीज गोबर में से बाहर आता है और उसको सीधा खेत में देंगे तो बहुत खरपतवार खड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसको खड्डे में जाके कंपोस्ट करेंगे तो अंदर के जो बीज है वो गल जाएंगे, फिर समस्या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार कंपोस्ट करके देने का विधान है। और ये बताया गया है कि बिना गोबर डाले खेती करेंगे, पौधा तो होगा पर फसल नहीं होगा, यानी वो फलवान नहीं होगा। पौधे तो आपको खड़े हो जाएंगे, उसमें फसल नहीं लगेगा, यानी न्यूट्रिशन तो चाहिए। और जहाँ कुछ विशेष न्यूट्रिशन की बात है, वहाँ कुड़प जल एक विशेष न्यूट्रिएंट है, लिक्विड न्यूट्रिएंट है, जिसका निर्माण के विषय में हमारे कृषि शास्त्रों में बताया गया है। उसमें विशेष मुख्य जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एनिमल बेस्ड है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो देश था, हमारी जो ग्रामीण समाज या व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज्यादा पशु प्रधान समाज था। बहुत से पशुपालन होता था, बहुत से गाय भैंस बकरी अनेक प्रकार की पशुओं को हम पालते थे, उनकी दूध आदि उन सब के दृष्टि से। और उनकी बैलों से खेती होती थी, इस प्रकार गाड़ियां चलती थी। तो इतने ज्यादा पशु थे कि हर समय कोई ना कोई पशु, जब इतनी संख्या में पशु थे तो हर समय कोई ना कोई पशु मरेगा, अगर जन्म भी देगा तो कोई मरेगा भी। तो मरा हुआ पशु का जो अंदर का मांस वगैरह जो है, उनसे उनका खेती में उपयोग करने का विधान था। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए विभिन्न प्रकार की पशुओं की जो मांस अथवा अनेक प्रकार की जो उनके हिस्से हैं, कभी किसी की मांस है, किसी का किडनी है, किसी का कुछ और है, यानी उसको किस प्रकार उस पौधों को देने से उसका विशेष यानी पौधा जो है वृद्धि होती इत्यादि, वो वर्णन कृषि शास्त्रों में मिलता है ना। एक प्रकार से ये पशु का, जो मरे हुए पशु का वेस्ट मैनेजमेंट हम कह सकते हैं ना। वो दुर्गंध भी नहीं देगा और साथ में हमारे खेती में उपयोगी होगा। और कुछ विशेष यानी खुनप जल का निर्माण है, पशु के विभिन्न अवयवों को लेकर उनको घड़े में पका के सील करके 30-40 दिन जमीन में गाड़ के अथवा बिना गाड़ के यानी ऐसी जगह पर रखते थे, ताकि उसके अंदर जो है फर्मेंट भी हो जाता था और वो एक बहुत न्यूट्रिशियस लिक्विड बन जाता था, जो कि जहाँ विशेष न्यूट्रिशन की आवश्यकता थी वहां वो दी जाती थी। तो एक प्रकार से फसल का जो अवशेष है वो पशु खाते थे। उस पशु का जो गोबर वगैरह है वो वापस खेती में आता था, और पशु के मरने पर उसका जो हिस्सा है, जो मांस वगैरह, वो भी उसका एक प्रकार से संस्कृत करके यानी उसका रूपांतरित करके जमीन के उपयोगी रूप देते हुए वो भी वापस जमीन में आता था। तो एक प्रकार से वापस सब रिसाइकलिंग होता था। इससे पशु भी पशुओं की भी उन्नति होती थी और खेत की भी, दोनों प्रकार से लाभ होता था। तो ये हमारा खाद एवं कुड़प जल का प्रबंधन है। आगे खेती के लिए आवश्यक साधन जो है शास्त्रों में विशेष रूप से हल की चर्चा है। और गाड़ी वगैरह जो है, बैलगाड़ी वगैरह, ये भी खेती के लिए आवश्यक है, इनकी भी चर्चा है। बाकी परंपरा में हम बहुत प्रकार के साधन देख सकते हैं, जैसे सीड ड्रिल भी हम देखते हैं, बैलों से जो बोते हैं। तो 1 खूंटा और 3 खूंटे वाले सीड ड्रिल हमें देखने को मिलता है। उसी से फसल बोया जाता था। जैसे कुछ ऐसे फसल है जहाँ बीज को बहुत गहराई से बोना पड़ता है, विशेषकर
दलहन और तिलहन जो है जिसमें, और रबी का जो दलहन तिलहन है जिसमें पानी एक दो बार ही दिया जाता है, तो बीज ज्यादा गहराई में जाने से उसका रूट सिस्टम जो है और गहराई में जाएगा, तो पानी की कमी नहीं रहेगी। तो वो जो है ऊपर से छिड़का के बोने से ज्यादा सफलता नहीं मिलती उनको, सीड ड्रिल से ही बोना पड़ता है। तो उस प्रकार की सीड ड्रिल हमें परंपरागत रूप से देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हैरो वगैरह भी जो बैलों से संचालित, वो भी देखने को मिलते हैं। और वैदिक साहित्य में तो 6-6 अथवा 12-12 बैलों से भी खेत जोतने का विधान देखने को मिलता है। रे 2 बैलों से तो हम देखते ही हैं, पर पीछे ज्यादा भारी टूल यदि हम रखेंगे, हैरो वगैरह रखेंगे, तो उसमें ज्यादा एक प्रकार से शक्ति की आवश्यकता है, तो बैलों की संख्या बढ़ाई जाती थी। तो अनेक बैलों से भी जोतने की परंपरा हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। ओ आगे। पशु प्रबंधन, वैसे इसको सबसे पहले बताना था, खेती जो है बिना पशुओं का संभव नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह एक चर्चा आती है कि गाय और बैल इन दोनों को अन्न कहा है, और उसको लेकर कुछ पाश्चात्य जो व्याख्याकार है वो ये व्याख्या की कि पहले गाय और बैल की मांस खाया जाता था। वास्तव में वहां गाय और बैल दोनों अन्न के साधन हैं। आचार्य शायद इसी रूप में व्याख्या करते हैं, गाय का तो हम दूध पीते हैं, और बैल के बिना अन्न हमें उपलब्ध नहीं होगा। बैलों से जब हम खेत जोतते हैं तभी हमें अन्न उपलब्ध होता है। तो अन्न का जो मुख्य आधार है वो बैल माना गया है। इसलिए जब खेती करते हैं तो एक अच्छे सी गौशाला का भी प्रबंधन होना चाहिए, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे बैलों को पालें। और गाय भी होना चाहिए, गाय हो तभी बैल हो सकता है। और गाय का गोबर बहुत ही ज्यादा उत्तम खाद के रूप में देखा गया, परंपरा में भी और शास्त्र में भी। तो ये हमारे परंपरागत कृषि संबंधी विषय है। कुछ हमें परंपरा में देखने को मिलते हैं, कुछ शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। शास्त्रों में खेती संबंधी एक और विषय है, अगला स्लाइड। रोग एवं चिकित्सा के विषय में भी बहुत विस्तार से वर्णन है, विशेषकर पेड़ों का। फसलों के रोग की बहुत ज्यादा है, वो भी चर्चा है, पर बहुत ज्यादा चर्चा विश्ववल्लभ और वृक्ष आयुर्वेद में पेड़ों के रोगों की है। जैसे हम मनुष्यों में आयुर्वेद में देखते हैं, रोग आया तो उसको वात पित्त कफ के दोष की दृष्टि से निदान करते हुए चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार पेड़ों में भी जो रोग है वो पेड़ों में वात पित्त कफ की दृष्टि से ही निदान करके चिकित्सा करने का एक परंपरा हमें देखने को मिलता है इन शास्त्रों में। तो वात बढ़ने पर क्या क्या लक्षण है, पित्त बढ़ने पर क्या लक्षण है, कफ बढ़ने पर क्या लक्षण है, और उसकी चिकित्सा के लिए क्या क्या औषधियां हैं, उनका काफी विस्तार से वर्णन है। आज हम एक तो सामान्य कीड़ों की बात है, कीड़े ऊपर से आते हैं खाते हैं, एक तो उसका प्रबंधन है। और दूसरा जिसको हम बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, पेड़ों में भी होता है, और उसके लिए वो दवाई आज अलग अलग प्रकार की दवाई डाली जाती है। तो हमारे प्राचीन परंपरा में भी दवाइयों का विधान है। बैक्टीरियल, एक्चुअली बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन जो है ये वात पित्त कफ के दोष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यदि पेट स्वस्थ हो तो उसमें कोई बैक्टीरिया आ नहीं सकता, ना कोई कीड़ा आ सकता है। जब पेड़ अस्वस्थ हो, उसके अंदर कफ पित्त वात का संतुलन बिगड़ जाए, तभी कीड़े और जीवाणु आते हैं, उसको यानी और ज्यादा उसका पेड़ का स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। तो उसकी चिकित्सा का तो विस्तार से चर्चा है। तो ये हमारी परंपरागत जो
कृषि शास्त्र एवं कृषि परंपरा में जो विषय है आपके सामने मैंने रखा, ये केवल एक विषयों का परिचय ही इस समय सीमा में हो सकता है। विस्तार बहुत है जो आप स्वयं उनको देख सकते हैं। आज जो उपलब्ध कृषि शास्त्र है, मैं कुछ नाम गिनाऊंगा। एक तो वृक्षायुर्वेद है, एक विश्ववल्लभ है, एक काश्यप कृषि सूक्त है, एक पाराशर कृषि शास्त्र है, एक लोकोपकार है, एक उपवन विनोद है, एक और कुछ यानी अरबी पुस्तक है जो कि दारा शिकोहा के द्वारा अपने प्राचीन कृषि ग्रंथ को अरबी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो उसका मूल क्या है अभी वो पता नहीं। इस प्रकार कई कृषि शास्त्र में उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी कई विषय हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य साहित्य में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे व्याकरण में सूत्र है, धान्यानाम भौतिक क्षेत्रीय खई, यानी कौन से जमीन किस धान्य के योग्य है उस नाम से उस जमीन का नाम दिया जाएगा। यानी जो धान के योग्य खेत है तो उसको शालीन कहते हैं, और यदि सरसों के योग्य क्षेत्र है तो उसका सरसों के नाम से नाम आएगा। इस प्रकार से वहां यानी जमीन का क्लासिफिकेशन जो है धान्यों के द्वारा भी, यानी उसको उगने वाले फसल के आधार पर भी किया जाए। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में हमें व्यवस्था मिलती है ने। इस प्रकार कृषि संबंधी अलग अलग जगहों पर काफी हमें वर्णन मिलता है। उस वर्णन से हमें पता चलता है कि हमारे कृषि का विरासत बहुत विस्तृत था। किंतु इन कृषि शास्त्रों में जो विषय है उनको लेकर सीधा आज हम उनको अप्लाई करेंगे, ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह हमें सफलता मिले। उसके कारणों को हमें समझना होगा। भारत में यानी वर्तमान आधुनिक जो विज्ञान के आने से पूर्व, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उससे पूर्व जो परंपरा थी, अथवा मैं कहता हूं कि विशेषकर अंग्रेजों के द्वारा खतलखाने आरंभ करने से पूर्व जो कृषि परंपरा थी वो बहुत ही उन्नत कृषि परंपरा थी। यहाँ का जो उपज था, विशेषकर धान का उपज, 1 एकड़ में करीब करीब 40 क्विंटल का उपज होता था। ये अंग्रेजों की सर्वे रिपोर्ट्स कहते हैं। आज इसकी कल्पना ही नहीं हो सकती है। इतना अच्छा जमीन था, यानी जमीन के अंदर जिसको हम ह्यूमस कहते हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लगातार रिसाइकिल करते थे। फसल का अवशेष जो है वो वापस जमीन में जाता था, तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता था। उस स्थिति में कैसे कृषि करना चाहिए ये हमारे शास्त्रों में बताया है। वो पद्धति आज यदि हम उसी प्रकार करेंगे तो शायद हमें पूरी तरह सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि आज हम जमीनों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रखे हैं। जमीन में ऑर्गेनिक मैटर जो वापस आना था उतना नहीं आता है। इस कारण से जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वो काफी कम होता जा रहा है। और विशेषकर इस बीच में कुछ वो परंपरा आरंभ कराया गया कुछ लोगों के द्वारा, कौन है तो मैं नहीं कहूंगा, कि फसल का जो अवशेष है, विशेषकर पुराल को जलाने की एक बहुत बड़ी बीमारी जो है, ये पहले नहीं था, बीच काल में ना कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ये कहा जाता था कि एक गेहूं और इसका अवशेष जो है उसको जला देना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर खरपतवार का बीज जो है ना वो खेत को खराब करेंगे और खरपतवार होंगे, इससे इसको जला देना चाहिए। ये एक प्रक्रिया शुरू करा के बिल्कुल जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बहुत कम करने की प्रक्रिया शुरू है। दूसरा, दलहन का फसल ना करने से, यानी एक ही अनाज चलता रहा, तो बिना नाइट्रोजन के जमीन के अंदर कार्बन को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं होती। 10% नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी कार्बन जमीन में टिका रहेगा, नहीं तो वो
मीथेन वगैरह बनकर उड़ता जाएगा। इसके अपने कुछ विज्ञान हैं। तो पहले फसल चक्र होता था, दलहन तिलहन अनाज सभी जो जो हम खाते थे उन सबकी खेती होती थी। अब जब एक प्रकार से होने लगा तो जमीन के अंदर कार्बन को पकड़ के रखने के सामर्थ्य नहीं रहा। इस कारण से भी ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट आज बहुत कम है। इसके साथ साथ पर्यावरण को आज हमने इतना बिगाड़ा है कि पहले की जो वर्षा आदि के संबंध में जो ऑब्जर्वेशंस थे, उसके आधार पर विभिन्न जो ग्रह नक्षत्र आदि की कॉम्बिनेशंस के अनुसार वर्षा का पूर्वानुमान किया जाता था। अभी भी उसमें से कुछ कामयाब है पर पूरी तरह से शायद नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को हमने काफी बिगाड़ रखा है। तो इस बिगड़े हुए पर्यावरण में वो लक्षण कुछ कम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, पर कुछ कम करते हैं। तो आज की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए इस पर भी, यानी परंपराओं से ज्ञान अथवा दृष्टि लेकर आज हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हमें थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक शब्द है इकोनॉमी और एक ये इन दोनों की मुझे पहले व्याख्या करनी होगी। इकोनॉमी क्या है? एको हम सब जानते हैं, जो इकोसिस्टम्स है भगवान के बनाए गए विभिन्न प्रकार के सिस्टम, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। उनका नाम ही यानी उनका मापना। ये इकोनॉमी जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ आसुरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में एक चर्चा है कि एक बार देव और असुर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उसमें देव हार गए और असुर जीत गए। असुर जीत गए तो तुरंत उन्होंने क्या किया, पूरी धरती को नाप नाप के आपस में बांटने लगे। यानी नापना और बांटना आपस में, ये असुरों का काम है। देवों का कभी भी नापने का काम नहीं है। छोटी छोटी खेतों को नापना अलग है, पर इकोसिस्टम को नापना गलत है। पूरे इकोसिस्टम को नापने की हमें क्या आवश्यकता है? आज हमें क्या क्यों आवश्यकता है कि धरती पर पेयजल कितना है, समुद्र में कितने पानी है, कितने मछलियां हैं, अथवा हवा में कितना कार्बन है। इन सबको नापने का प्रयोजन ये है कि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उसको नाप रहे हैं। और कंट्रोल करने का, इकोसिस्टम्स को कंट्रोल करने की जो परंपरा है वो आसुरी परंपरा है। उसके विपरीत हमारी यहाँ जो परंपरा है वो, उसको अंग्रेजी में कहना है तो उस हम कह सकते हैं पूजा को क्या कहते हैं, यानी इकोसिस्टम्स की पूजा करना, देव पूजा जिसको हम कहते हैं, एको वर्शिप। वर्शिप कह सकते हैं। एको वर्शिप कह सकते हैं, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। हमारी परंपरा इकोनॉमी नहीं है, एको वर्शिप है। ये जितना इकोसिस्टम्स है उसमें संतुलन बना के रखने की हमारी कोई परंपरा नहीं है। सदा उनकी उन्नति की सोचते थे हम। जितना है वो और उन्नत हो जाए और पुष्ट हो जाए। बिगाड़ने की तो बात ही नहीं है, उसको जैसा है वैसे रखने की भी बात नहीं है, वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। इसलिए ये विभिन्न इकोसिस्टम्स को, जिसको हमने देवता कहा है, उनको आहुतियों के द्वारा उनको और पुष्ट करे, इस प्रकार की हमारी परंपरा रही है। आज क्योंकि इकोनॉमी का जमाना है तो ये सारे इकोसिस्टम्स बिल्कुल बिगड़े हुए कृषि, यानी ऐसे जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इस कारण से हमें इन इकोसिस्टम्स को भी, यानी क्योंकि खेती करना है तो खेती में जमीन चाहिए, पानी चाहिए और कई चीज चाहिए, उनको भी सुधारना साथ साथ में करना चाहिए। तो उसके विषय में भी हमें जानना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सूक्ष्म जीवाणुओं की बात है। सूक्ष्म जीवाणुओं की चर्चा किसी भी कृषि शास्त्र में आता नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु
धरती पर उपलब्ध थे, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर था उसके कंड्यूसिव था। जो विभिन्न प्रकार की यानी जो खाद जो प्रयोग किए जाते थे, विशेषकर गोबर का खाद है, अथवा जो अर्थवर्म एक्टिविटी है, गोबर की खाद आदि डालने पर अर्थवर्म्स का बहुत एक्टिविटी होता था। तो गोबर की खाद में काफी प्रकार के जीवाणु वैसे उपलब्ध है, और एक बार जमीन में जाए वह पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन है तो वह टिके रहेंगे। और दूसरा, अर्थवर्म के पेट में अनेक प्रकार की, जैसे पीएसबी है यानी फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया वगैरह, इस प्रकार के यानी पौधे के लिए आवश्यक अन्न तैयार करने वाले कई प्रकार की बैक्टीरिया अर्थवर्म के पेट में उपलब्ध होते हैं। और जहाँ जो ये खेंचुआ बहुत ज्यादा चलते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं, तो उस जमीन में तो पर्याप्त मात्रा में वो सारे जीवाणु अपने आप हो जाते हैं। आज क्योंकि वो नहीं है तो हमें उनको लाने का विशेष प्रबंध करना होगा, जिसको अमृत जल अथवा जीवामृत वगैरह नाम से अनेक वर्तमान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रचार करने वाले, जो नेचुरल फार्मिंग की प्रचार करने वाले सुभाष पालेकर वगैरह अनेक जो लोग हैं, अनेक प्रकार की फॉर्मुलेशंस हैं जो कि जमीन के अंदर इन जीवाणुओं को संख्या हम बढ़ा दें। आरंभ में इन उपायों से बढ़ाना होगा, पर जमीन का स्वास्थ्य को हमें ऐसा बना के रखना है। जमीन एक इकोसिस्टम है, और जमीन के ऊपर की विशेषकर 6 इंच या 4 इंच, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है, जिसपे अनेक प्रकार की जमीन के लिए बहुत फसल के लिए बहुत उपयोगी जीवाणु जिसमें रहते हैं, जिसपे पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। उसी स्थिति में जीवाणु वहां रह सकते हैं। तो उसके लिए उपाय तो सीधा है कि फसल का जो भी अवशेष है वो वापस जमीन में जाना चाहिए, और वो जल्दी या तो गला हुआ जावे या जमीन पे जाकर गल जाए। यदि जमीन में बिना गले जाए और जमीन में जल्दी गले नहीं, तो फिर वो मीथेन का उत्पत्ति होगी और फसल के लिए नुकसान होगा, उसमें फसल पीले पड़ जाएंगे। इससे गला हुआ जावे, अथवा इनको कल्चर यानी 2 पद्धतियां, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन को रिसाइकिल करने की बात है, और दूसरा जीवाणुओं का कल्चर पर्याप्त मात्रा में वापस जमीन में जावे। तो उसके बहुत से उपाय हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए एक अजोला, एक शैवाल है, उसके पानी में बहुत नाइट्रोजन होता है, उसको आप फेर्मेंटेशन यानी गुड़ वगैरह डालकर फेर्मेंटेशन करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होंगे, और वो जमीन में देंगे तो विशेषकर जो धान वगैरह फसल है उसमें अजोला का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। आजकल धान के फसल में मछली पालन को साथ में जोड़कर कर रहे हैं, कि जब तक पानी खड़ा रहे उसमें मछलियां रहेंगी, और जब पानी खत्म होंगे तो नाली के द्वारा मछली वापस तालाब में जाएंगे, और मछली के द्वारा बहुत ज्यादा फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटैश के लिए भी उस संबंधी बैक्टीरिया है। सहज रूप में ऐसे यानी जमीन में उपलब्ध होता था, आज भी है, पर समाप्त हो गया, तो एक बार बाहर से या तो लाना पड़ेगा कहीं से, और एक ही बार लाना है, और उसको जमीन में वो बना रहे उस प्रकार की व्यवस्था जमीन में करना है। उसके लिए जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा बढ़ाते रहना है, यानी फसल के अवशेष गोबर वगैरह पर्याप्त मात्रा में वापस जमीन में आता रहे, इधर उधर जगह नहीं बेकार ना हो जाए। इसे गोबर को जलाने अथवा और प्रकार का प्रयोग बिल्कुल आज के दिन में नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें ये सुविधा थी कि पर्याप्त जमीन अच्छा था तो हम गोबर के उपले वगैरह बना के भोजन वगैरह में काम लेते थे, पर आज के दिन में क्योंकि जमीन के लिए ज्यादा आवश्यकता है गोबर का, तो भोजन बनाना है तो हम लकड़ी से बना सकते हैं। तो आज की दृष्टि से ध्यान में देते हुए गोबर का पूरा पूरा प्रयोग जमीन में ही हो, और भी जो फसल अवशेष है उनको कंपोस्ट करके वापस जमीन में आवे, ये हमें ध्यान देना है। तब जाके सूक्ष्म जीवाणु जो है पर्याप्त संख्या में जमीन में आ सकते हैं, यानी हम अपने जमीन को हमारे परंपरागत कृषि शास्त्रों में वर्णित जमीन के बराबर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
पौधों का आहार, ये एक विशेष विषय है जिसपे बहुत ज्यादा भ्रांतियां आज फैलाई जा रही हैं वर्तमान कृषि विज्ञान के द्वारा। उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सुनते हैं कि पौधे के लिए नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस, जिंक वगैरह कई तत्वों की आवश्यकता है, और जब फसल बोते हैं तो ऊपर से यूरिया वगैरह के रूप में देने की परंपरा एक शुरू हो चुकी है। आप सब उसको देख रहे हैं। तो ऊपर से ये न्यूट्रिशन ना दे तो फसल जो है वो हमें उपलब्ध नहीं होगा, इस प्रकार की परंपरा है। अब प्रश्न आता है कि जब ये यूरिया वगैरह नहीं बने थे तब भी हम फसल लेते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, चावल का जो रिकॉर्ड्स है, जो अंग्रेजों के द्वारा सर्वे किया गया जो रिपोर्ट्स है, उसमें जो चावल का हमारा जो उत्पादन था इतना ज्यादा था कि आज यूरिया डाल के उतना हम उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। अब जब यूरिया नहीं बना था, अथवा आज जो जंगल है जहां हम कोई यूरिया वगैरह नहीं देते हैं, वहां भी सारे पेड़ सब ठीक है, स्वस्थ है, अच्छे से है। तो वहां इन पौधों को न्यूट्रिशन कौन दे रहे हैं उसको हमें समझना होगा। एक बहुत बड़ा सुंदर सहजीवन हमें पौधे को ध्यान से देखेंगे तो देखने को मिलता है। भगवान की जो व्यवस्था है, पेड़ अपने पत्तों से जो आहार बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उसमें से आधा से थोड़ा सा कम, लगभग आधा मात्रा वापस रूट सिस्टम को दे देते हैं। रूट से वो मिनरल्स देते हैं और अपना बनाया हुआ आहार वापस रूट्स को देते हैं, और रूट्स जो है उनको जमीन में वापस छोड़ देते हैं। यानी रूट्स के द्वारा लगातार जमीन में कार्बोहाइड्रेट्स, जो पत्तों के द्वारा बनाया गया कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जमीन में छोड़े जा रहे हैं। और उन कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के लिए उस जड़ों के आसपास में बहुत प्रकार की बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाती है। जैसे हम देखते हैं गुड़ के ऊपर मक्खियां इकट्ठे हो जाती है, उसी प्रकार पूरा रूट सिस्टम, जितना रूट सिस्टम है, उसके साथ साथ पौधे के लिए आवश्यक आहार बनाने वाले बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। उनको वह आहार मिलता है और बदले में वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट बना के जड़ों को देंगे, जो जड़ वापस पत्तों के पास पहुंचा देगा। इसी प्रकार कुछ प्रकार की बैक्टीरिया है जो पोटैश जमीन में है, एक मिनरल के रूप में है, पर वो पौधे के लिए अब यानी जिस प्रकार पौधे को चाहिए उस रूप में नहीं है। उसका रूप बदल के पोटैश, फास्फोरस, इन सब जितने न्यूट्रिएंट्स है उन सबको तैयार करके देने वाले बैक्टीरिया जमीन में पर्याप्त है। ये पौधा जो है उन बैक्टीरिया को आहार देगा, और वो बैक्टीरिया इन टर्न पौधे के लिए आहार बनाकर पौधे को देंगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर आश्रित होकर बहुत एक सुंदर सहजीवन करते हैं। जैसे हम कुछ केमिकल्स डालते, यूरिया वगैरह, जो जमीन का जो ऊपर की सतह है वहां का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसमें एक विषैलापन आ जाता है कि ये सारे जीवाणु भाग जाएंगे वहां से, और वो जो आहार बनाने का जो चेन था वो टूट जाता है। इससे इस प्रकार का यानी कोई केमिकल जो जमीन की पीएच वैल्यू बदले अथवा और प्रकार से उसके अंदर जो एक माइक्रो एनवायरनमेंट को बिगाड़ने वाला कोई भी तत्व हमें जमीन में डालना नहीं चाहिए। इसलिए कीटनाशक भी कई ऐसे हैं जो जमीन की संतुलन को बिगाड़ते हैं, वहां के वातावरण को बिगाड़ते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। उसकी जगह बहुत से ऑर्गेनिक विकल्प हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आहार हो गया। आगे मृदा स्वास्थ्य के विषय में तो मैंने कहा है था। जमीन में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन हो, ऑर्गेनिक कार्बन जो है जीवाणुओं के लिए एक प्रकार से मकान है जिसमें वो सुरक्षित रह सकते हैं, और एक बहुत सुरक्षित मकान है। तो मृदा में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, और ऑर्गेनिक कार्बन को पकड़ के रखने के लिए नाइट्रोजन भी होना चाहिए। इसलिए जमीन में जब हम खाद देते हैं, विशेषकर गोबर खाद में, ये सारे चीज अपने आप होंगे। गाय को चाहे आप कुछ भी खिलाओ, पर गोबर जब आता है तो उसमें नाइट्रोजन, कार्बन सारे चीज पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं।
और उसको कंपोस्ट करके डालते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है। और हम फसल अवशेष का कंपोस्ट करते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें अनाज और दलहन दोनों हो, ताकि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों की मात्रा उसमें रहे, जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य बना रहे, अच्छा बना रहे। तो गोबर एक यानी फसल अवशेष को गलाने का भी काम करता है। जब हम गोबर के साथ फसल अवशेष को कंपोस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी गल जाएंगे, अथवा गोबर के द्वारा हम जीवामृत बना के वो छिड़काएंगे तो भी बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो ये सारे चीज पर्याप्त यदि वहां हो, ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होने से अर्थवर्म एक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाता है, केंचुए बहुत ज्यादा एक्टिव होने लग जाएंगे। केंचुए करीब 15-20 फुट नीचे से बहुत अच्छे मिनरल रिच सॉइल को जमीन की सतह पे लाएंगे और पूरे जमीन को पोरस बनाएंगे। बहुत ज्यादा उसमें छिद्र होंगे, ताकि जब हम पानी देंगे तो जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो जब हम जमीन को बिगाड़ देते यूरिया वगैरह इनसे, तो इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो जमीन पोरस नहीं रहेगा, पानी अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं जाएगा, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये सारा उल्टा चक्र शुरू हो जाएगा। इस कारण से जमीन की जो कंपोजिशन, यानी एक तो मिट्टी है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोजिशन उसमें जो होना चाहिए, उस पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। आगे फसल चक्र, फसल चक्र में मेंटेन करना चाहिए। केवल अनाज हम करते रहेंगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि अनाज जो है बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को जमीन से खा जाता है। जो गेहूं है, जौ है, अथवा मक्का, ये बाजरा और ज्वार वगैरह, ये सारे जितने अनाज है बहुत ही नाइट्रोजन को ये खा जाते हैं। दोबारा एक बार जैसे ज्वार बोया, धान बोया, उसके बाद दोबारा उसमें गेहूं बोएंगे, जमीन में नाइट्रोजन रहेगा ही नहीं। इसलिए या तो मिश्रित फसल एक साथ मिलाकर हम, जैसे परंपरा में आप देख सकते हैं, जब ज्वार बोते हैं तो उसी के अंदर अरहर भी बो लेंगे, ज्वार काटेंगे, अरहर अगला फसल के रूप में आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे उसमें, और जमीन में भी नाइट्रोजन भी फिक्स होगा। या कई बार ज्वार बाजरा के साथ मूंग मिला के बो लेते हैं, ऐसे मिश्रित करके बोवे, अथवा एक फसल हमने मूंग लिया उसके बाद गेहूं किया, खरीफ में मूंग लिया उसके बाद रबी में गेहूं ले लिया, तो मूंग से पर्याप्त नाइट्रोजन संचित होगा जो गेहूं प्रयोग कर देगा, वापस हमने दलहन किया, वापस अनाज किया, उस प्रकार फसल चक्र हम करते रहेंगे तो जमीन में वो समस्या नहीं होगी, जमीन का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता था। पहले परंपरा जो थी वो फसल चक्र का पूरा पालन किया जाता था, क्योंकि सारे चीज हम खाते थे, बहुत दूर से लाने की प्रक्रिया में। इतिहास तो दलहन अफ्रीका से आ रहा है, तो यहाँ दाल बोने की आवश्यकता नहीं है, दलहन तिलहन अफ्रीका से आ रहे हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, अपने अथवा आसपास के गांव से ही अपने आवश्यक सारे अनाज, दलहन तिलहन सारा उत्पन्न करना होता था, तो करते थे, तो फसल चक्र अपने आप बन जाता था हमारी परंपरा में। जो आज की एक गलत व्यवस्था में उन सबको तोड़ दिया, उसको वापस हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी कृषि जो है बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से समाप्त हो गए होंगे या और हैं? जी समाप्त हो गया, लास्ट जी। स्लाइड था। तो कृषि संबंधी जो हमारी परंपरा थी वो भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, और वर्तमान में जो बिगाड़ हुआ है उसके विषय में भी बताया, और उसको क्या सावधानी रखनी वो भी बताया आपके सामने। और कुछ प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, जैसे आगे व्यवस्था हो उसके अनुसार। ओम शांति। जिनको प्रश्न पूछना हो स्वयं को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नीरज जी, मैं क्या पूछ सकता हूँ? जी नमस्कार।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक महत्वपूर्ण विषय पे अपने प्रकाश डालने के लिए। तो मेरे 6-7 प्रश्न इकट्ठे हो रखे हैं, तो जितना संभव हो सके जवाब मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जल भराव जमीन पर क्या खेती कर सकते हैं? क्योंकि काफी हेक्टेयर वर्क मैंने देखा है, मैं झज्जर प्रांत से हूँ हरियाणा में। यहाँ पे पानी धरती पी नहीं पाती और बहुत मात्रा में पानी खड़ा हुआ है। तो कुछ जगहों पे पानी की उपलब्धता नहीं है और कुछ जगह पे एक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में पानी जमा खड़ा हुआ है। तो उसमें ऐसी कौन सी फसल या पेड़ पौधे लगाए जा सके जिससे जमीन का खड़ा हुआ जल या अधिक भूस्तर, जल भूस्तर बढ़ गया है, उसको कम कैसे किया जाए? जी, जमीन भरा हुआ है तो एक तो धान का फसल है ही। जी इसके अतिरिक्त कुछ जो पेड़ है जो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता जिनको होती है, यूकेलिप्टस वगैरह, जी जी अ, तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। पेड़ों की दोनों तरफ यूकेलिप्टस इसलिए बोया जाता है कि वर्षा जल जो है उसको यूकेलिप्टस जल्दी उसको पी लेंगे ताकि जमीन ढह ना जाए। पॉपुलर जी वगैरह कई पेड़ है जो पानी को बहुत जल्दी खींच लेती। दलदल जैसे जमीन है उनमें ये पेड़ और जैसे धान जैसा फसल है कर सकते जी। दूसरा है कि उन्नत या देसी बीज, आपने उन्नत बीज की बात की थी, तो ये हैं। कहाँ जी से प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि मैं पिछले 5-6 वर्षों से शोध कर रहा हूँ और कुछ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अंकित भी किया है कि जो बीज संचय करते हैं, देसी बीज जी या पुराने बीज जिसको कहते हैं, जी क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बीज खराब हो चुका है, चाहे वो मनुष्य का कहो, जानवर का कहो, चाहे खेती का कहो। तो इस संदर्भ में अगर आप कुछ नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं ना, आप कई लोगों को आप जानते हैं हाँ जो बीज मैंने, का संचय कर रहे हैं। हाँ आप मेरा फोन नंबर नोट कीजिएगा या कोई मेरे फोन नंबर उसमें मैसेजेस में टाइप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जी जी मेरे से आप संपर्क में रहिएगा, जो मेरे पास संपर्क है मैं आपको दे सकता हूँ बीज जी संबंधी। गुरु जी, जी गुरु जी। बहुत से लोग कर रहे हैं कार्य। जी ठीक है गुरु जी। जी अ, आपने बात करी, तो मैंने एक प्रश्न नोट किया था कि क्या आज के वातावरण के अनुसार खेती की पद्धति में कुछ बदलाव करने होंगे क्या? क्योंकि कुछ जगह पे मैंने विचरण, मतलब कुछ जगहों पे निरीक्षण किया या गया वहां पे, तो उन्होंने बताया कि पहले के अनुसार मौसम में एक कुछ अलग खेती होती थी, अभी आपको जैसे बदलाव करने होंगे, युग अनुकूल बदलाव करने होंगे खेती में। तो जो आपने शास्त्रों का चर्चा की, क्या वो शास्त्रों का ज्ञान और जो दिशा निर्देश है, क्या वो आज के समय में भी उतना ही योग्य और महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए भी रहेगा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार बदलता जा रहा है। नहीं, शास्त्रों में जो निर्देश है वो तो महत्वपूर्ण है ही। कम से कम मृदा स्वास्थ्य के विषय में तो काफी अच्छी चर्चा है काश्यप कृषि सूक्तों में। तो जल जैसे उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लेकर वह चर्चा है। उसके अंदर उपयोगी पशु पक्षी या जीवाणु पर्याप्त मात्रा में हो उसकी भी चर्चा है। तो उस दिशा को हमें पकड़ना होगा। हाँ, इतना है कि जो औषधियों की मात्रा आदि जो पहले बताया है, क्योंकि एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में वो बताया है, तो आज वो एनवायरनमेंट नहीं है तो या तो मात्रा बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना होगा वर्तमान स्थिति के अनुसार। पर बेसिक जमीन तो वही है। मिट्टी नहीं बदली है ना, मिट्टी की कंपोजिशन नहीं बदली, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी मात्रा बदली है। मिट्टी की कंपोजिशन भी थोड़ा बहुत बदला है, क्योंकि यूरिया वगैरह जो डालते हैं उसकी रेसिड्यू तो वही रह जाती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है, तो 56% जो है वो बिना मतलब कि साल्ट्स रहते हैं, जो कि मिट्टी के बीच की जो जगह वो घेर देती कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होगा। पर आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करेंगे तो 1-2 साल में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बहुत ज्यादा केवल टाइम लास्ट, लगने की बात नहीं है। जी आखिरी प्रश्न लेता हूँ, मतलब है मेरा कि क्या आज के समय में भी छोटे किसान के लिए बैल उपयोगी रहेगा या छोटा ट्रैक्टर जिसको कहते हैं? क्योंकि जब आपने 4 और 6 इंच का जीवाणु का एक रेशियो बताया कि वो 4-6 इंच के नीचे रहते हैं और जो खेती में उपयोगी रहते हैं, और इससे लगता प्रश्न है कि सरल भाषा में खेती के बारे में अगर कोई पुस्तक या ज्ञान मिल सके, क्योंकि पहले हम खेती करते थे लेकिन अभी कॉरपोरेट में जॉब करने के आने के बाद वापस रुझान मन बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झिझक सी रहती है कि क्या हम जाएंगे तो सफल होंगे कि नहीं होंगे, खेती सीखना आसान मुश्किल होगा कि नहीं होगा।
तो 2 सवाल की बैल का उपयोग और सरल भाषा में खेती के बारे में कोई पुस्तक, बस गुरुजी यही। जी, बैल का उपयोग तो सबसे अच्छा है, पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जरूर है। तो बैलों से हल चलाने वाले व्यक्ति भी कम होते जा रहे हैं। मुख्य समस्या तो यही है। और आज जो हमारे इकोनॉमी जो है उसमें कास्ट इफेक्टिवनेस से एक प्रश्न है। हालांकि एको वर्शिप की दृष्टि से देखेंगे, बैल की जो आवश्यक चारा है वो यही उपलब्ध होता है। ट्रैक्टर लेंगे तो उसका जो चारा है ना, उसका जो ईंधन है वो बहुत दूर से आएगा, पर वो सस्ता है और बैल पालना महंगा पड़ रहा है। एक दृष्टि से ये है। पर बैलों से जो खेती होती है उसकी जो मिट्टी का जो क्वालिटी उसमें बना रहेगा वो काफी अच्छा रहता है। मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। तो बैलों से जो खेती होती है वो उसका फसल का जो क्वालिटी काफी अच्छा रहता है। और बाकी पुस्तक के बारे में पालेकर जी की पुस्तकें आप देख सकते हैं, या पालेकर जी की कई चीजें आपको नेट पे भी उपलब्ध होंगे। उनमें से जो उपयुक्त है वो आप ले सकते हैं। उसमें 100% सही हो मैं नहीं कहता, काफी कुछ है। और भी कई कृषि संबंधी तमाम वीडियोस हैं, आप उनसे ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफी आप लाभ उठा सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी से उनको अपनाना होगा। ओ, नेहा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे बोल रही हूँ। पहले तो मैं आचार्य रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने पूरे विषय को बहुत अच्छे ढंग से एक सामान्य जन के लिए रखा। आपने बहुत अच्छा बताया कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी बहुत ही उपयोगिता है, क्योंकि जीवन ही जीवन को दे सकता है। ये एक नेचुरल, जब फार्मिंग की हम बात करते हैं तो हम यही पढ़ाते हैं, जीवन ही जीवन को दे सकता है। तो कृषि जीवन देती है क्योंकि उसके अंदर में जीवन है, मिट्टी के अंदर। तो इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत, हम इसीलिए कहते हैं कि इतने विजनरी हमारे ऋषि मुनि थे, जो कि आज का विज्ञान लगता है कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। विज्ञान को देखें और उनका लिखा हुआ देखें तो हम लोग अपने को हमें तो एज ए वैज्ञानिक मुझे ऐसा लगता है अभी हमें बहुत कुछ करने का है उसमें। तो हमारे जो ऋषि पराशर थे, उन्होंने कृषि परसर में एक जो श्लोक नंबर 8 है उसमें बहुत अच्छा लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि। मतलब कृषि में जो जंतु हैं उनके बिना में कृषि हो नहीं सकती है। और अगर हम जब हल भी चलाते हैं, कृषि करते हैं, तो उस वक्त हम हिंसा करते हैं, और उसी हिंसा के दोष से मुक्त होने के लिए वो भूमि पूजन, बीज पूजन, जितना भी पूजन का काम होता है वो किसान इसीलिए करता था। उसके लिए लिखा उन्होंने, हिंसा विदोष युक्तो विमुच्यते तिथि पूजनार्थ। तो वो पूजा भी करते थे इसीलिए कि वो हिंसा जो करी है, हल भी चलाएंगे, कितना भी हल्का चलाएंगे तो भी जंतु उसमें मरते थे, जीवाणु जो नहीं मरने चाहिए थे। उससे कहीं ना कहीं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि हमारी आहार श्रृंखला में ब्रेक आता है, तो वो सारी बातें। तो मैं केवल इतना ही बताना चाहती थी यहाँ पर कि हमारे ऋषि मुनियों ने, और ऋषि पारसर में खास, जब कृषि पारसर आप देखेंगे तो सूत्र नंबर 8 उनका पूरी तरह से इस बात को सिद्ध करता है। ओम शांति। जी धन्यवाद। जी नेहा जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत प्रणाम सर, और बहुत बहुत आपका आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी इतने बढ़िया व्याख्यान हेतु। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, हमारे नॉर्थ में मैं चंदन, अगर मैं चंदन उगाना चाहूँ, चंदन जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 प्रकार के हैं, लाल और एक पीला। तो वो जो उसको मैं कैसे, अगर घर पे अगर उगाना चाहूँ तो वो कैसे मैं उगा सकती हूँ? क्योंकि मैं बहुत समय से प्रयास में थी कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ा बागीचा है, मैंने सब्जियां भी उगा रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल भी हैं, खुशबू का भी है,
और मैं चाहती थी कि चंदन भी थोड़ा जुड़ जाए, और स्ट्रॉबेरी भी है, तो चंदन को भी मैं जोड़ना चाह रही थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा सलाह चाहूंगी कि क्या सावधानियां हैं, और साथ ही में क्या सही तरीके क्या हो सकते हैं उसको उगाने के। देखिए, पीला चंदन का तो मैं नहीं कहता, लाल चंदन तो आजकल नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं। हालांकि उसकी क्वालिटी वो तो नहीं रहेगी जो वहाँ है, पर फिर भी यदि लाल चंदन तो हो जाता है यहाँ। उस प्रकार की डेवलप किया है। पेड़ों में एक विशेषता ये है कि बहुत जल्दी जलवायु को वो अडाप्ट कर लेते हैं कई पेड़। तो चंदन भी ऐसा अडाप्ट किए हुए पेड़ उपलब्ध हैं लाल चंदन की, आप प्रयास कर सकती हैं। और पीले चंदन के विषय में आज तक मेरे सुनने में नहीं आया कि नॉर्थ इंडियन में वो हो सकता है। यहाँ की जो टेम्परेचर है, विशेषकर ये ठंड जो है, उसको सहन नहीं कर पाएगा, मेरे जहाँ तक जानकारी है। जी 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 सर, धन्यवाद। जी। राव किशोर जी, आप अपना प्रश्न रखिए। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्ते जी। आपने जो हमारा मतलब हम सबका कॉन्सेप्ट था प्राकृतिक खेती के बारे में, बहुत अच्छी से आपने उसका वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी आपके। इसी तरह के आयोजन होते हैं, और मैं इसमें काफी काम कर रहा हूँ खेती में, कंटिन्यू फार्म में मेडिसिन क्रॉप और इस तरह के से। तो इस विद्या को कहीं एक जगह संग्रह करे, मतलब मेरा सजेशन, जो भी अपने घर में उस ग्रंथ को ले प्रॉपर तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उसमें जो ग्रंथ है वो सब को आगे लेके जाए और हाँ, समर्थ ले। राव किशोर जी, आपका निवेदन। वीडियो काफी ब्रेक हो आवाज रहा है, तो आ अगर रहा आप है। लिखकर, अगर आप चैट में लिखते हैं तो वहां से हम लिख करके फिर ये प्रश्न ले सकते हैं आपका। तो आप चैट में लिख दीजिए। हम अगला प्रश्न मनु जी का लेते हैं। मनु आर्य जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते सभी जी। को मेरा सादर नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आजकल जब भी फसल पकने का समय होता है या फसल कटने का समय होता है, उस समय बारिश जरूर आती है और उससे फसल को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में अ, या तो खेती में कुछ परिवर्तन किया जाए या जो फसलों के तरीके को बदला जाए, क्या किया जा सकता है इसमें? जैसे इस बार हमने यहाँ किया है, बारिश बहुत देर से शुरू हुई थी। जुलाई के लास्ट वीक में बारिश शुरू हुआ था और अक्टूबर मध्य तक बारिश चलता रहा। तो हमने बहुत देर से बोया, तो फसल देर से अरे आया तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी फसल की क्वालिटी पर उसका प्रभाव जरूर था। तिल जो है हमारा बहुत बेकार क्वालिटी के तिल उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि एक देर से बोया, उसके अनुकूल टाइम नहीं था। बाकी अब नए नए फसलों को देखना पड़ेगा, जो परंपरागत फसल है, जो उस प्रकार की, यानी क्योंकि हर फसल का बोते समय, उसके तापमान, काटते समय, ग्रोथ के समय, उसकी ह्यूमिडिटी, तापमान, इन सब पर वो यानी वो उस पर यानी प्रभाव डालते हैं। तो इस स्थिति में कुछ नए, जैसे साल भर रहने वाली हल्दी है, अरहर है, इनमें बहुत ज्यादा शायद समस्या नहीं होगी। पर तो आचार्य, उस खान पेट तो गेहूं चावलों से इनसे ही भरेगा ना। हल्दी दाल ये सब तो साथ में सहयोगी द्रव्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ नहीं, जिस जगह पर ये ज्यादा समस्या है वहां का मैं कह रहा हूँ, वो बात तो ठीक है। पर जिस वर्ष जैसे ज्यादा देर से बारिश हुआ या अनुमान है कि देर तक चलेगा, उस वर्ष फिर हमें वो छोड़ना ही पड़ेगा। उस इलाका में, पूरे देश में ऐसा नहीं होता
किसी इलाका में आचार्य ऐसा मैं होता है। पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से नोट कर रही हूँ, और जब भी गेहूं कटने का समय आता है उस समय बारिश निश्चित होती है। अब गेहूं की फसल को तो मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते कि देरी से बोए तो वो देरी से कटेगी, तो क्योंकि जैसे ही होली जाती है इतनी बिल्कुल तेज ठीक धूप है, पड़ती है, वो दाने सही से पके भी ना हो तो भी वो फसल सूख जाती है। वो बात तो ठीक है। उसका तो ये कृषि शास्त्र अथवा कृषि परंपरा का विषय नहीं है मूल रूप से। जी वहाँ ये स्थिति ऐसे ही है और गेहूं ही करना है, तो हमें स्थितियों को बदलने की दिशा में काम करना होगा। जो जल यानी वातावरण को हमने जो बिगाड़ा है उसको बिगाड़ना रोके और वापस सुधारने की दिशा में काम करें, तब तक कोई उपाय नहीं है इसका। यानी शास्त्रों में कोई ऐसा जादू टोना नहीं है। तो गलत समय पे बारिश आ रही है तो इसको हम अपने शास्त्रों में सीधा सा कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाए तो ऐसा होता है, तो उसका उपाय तो धर्म है। और वो सामूहिक रूप से आवश्यक है, एक वैयक्तिक नहीं है। ये सामूहिक रूप से अधर्म का आचरण हो रहा है और सामूहिक रूप से धर्माचरण इसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। विनायक जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जी, मैं विनायक बात कर रहा हूँ पुणे से। सबसे पहले आचार्य जी को प्रणाम, और वैदिक शिल्प संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर ये चर्चा आयोजित की है। मैं खुद तो कृषि में काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन